हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं संस्कृत की पेडागोजी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो मैं आपको कवर करा रही हूँ वो यूथ कंपटीशन के आपका सॉल्व पेपर्स है। तो यहाँ क्या है, आपको आंसर दिया बट मैं ट्राई करूँगी वहाँ आपको आंसर ना दिखे। हम लोग क्वेश्चंस को देखिए, पेडागोजी संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि उस संस्कृत की लैंग्वेज को हम क्या करें, हम अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और तब हम अपने उत्तर का क्या करें, तब हम अपने उत्तर का सिलेक्शन करें। ठीक है, चॉइस करें कि हमारा आखिर सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो पेडागोजी सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक और टेक्निक को बस हमें समझना है तो आपकी कभी पेडागोजी गलत नहीं होगी। और स्पेशली अगर संस्कृत की पेडागोजी की बात की जाए तो आपको क्या करना है, आपको संस्कृत की उस भाषा में से जो दिए गए प्रश्न की जो भाषा है उसमें से आपको उन शब्दों का चयन करना है जिनसे आप ऑलरेडी परिचित हैं, और वही शब्द आपको क्या कर देंगे, पूरे प्रश्न को डिफाइन कर देते हैं, पूरे प्रश्न का सार बता देते हैं कि आखिर इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे ही आपको फिर जो आपके 4 ऑप्शंस है वहां आपको क्या करना है, उन शब्दों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने का प्रयास करना है और उत्तर आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग पेडागोजी सॉल्व करेंगे। हम लोग अपनी क्या संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा के शब्दों के साथ जोड़ते हुए इस पेडागोजी को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना ईजी नहीं है कि पूरी संस्कृत का ज्ञान हो जाए केवल सीटेट के पेपर के लिए। तो हम वो ट्रिक और टेक्निक का यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो, जिससे हम अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्या कर सकें, गेन कर सकें और एक अच्छा तरीका देखें संस्कृत की पेडागोजी को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, अध्ययनेषु किम भाषा अधिगमयो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। तो देखिए आपको एक शब्द इसमें से देखना था कि अध्ययन में भाषा अधिग्रहण के अधिगम के लिए, देखिए क्या शब्द है, ये मूल शब्द यहीं से है, बस यहीं से आपको पूरा प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है, भाषा अधिग्रहण के अधिगम के लिए, देखिए 2 शब्द होते हैं, एक भाषा का अधिगम और एक भाषा का अधिग्रहण। इन दोनों शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, भाषा अधिग्रहण का मतलब क्या होता है कि भाषा का अधिग्रहण करना अर्थात भाषा को ग्रहण करना, और जो हम भाषा ग्रहण करते हैं वो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, वहाँ कोई स्कूल जैसी प्रणाली नहीं होती, स्वतंत्र वातावरण होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी भाषा का अधिग्रहण करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। ठीक है, ये मतलब तो होता है भाषा अधिग्रहण का। और दूसरा शब्द आता है भाषा अधिगम, यानी कि जब व्याकरण के नियमों के माध्यम से किसी विद्यालय की कक्षा के अंदर किसी भाषा का ज्ञान कराया जाता है, किसी भाषा को सिखाया जाता है, तो उसे कहा जाता है भाषा अधिगम। तो दोनों शब्दों में अंतर है, यानी कि जो विद्यालय के बाहर सीखने का जो क्रम है, भाषा को किसी सीखने का जो क्रम है विद्यालय के बाहर प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र वातावरण में, वो कहलाता है भाषा अधिग्रहण, और जो विद्यालय के भीतर किया जाता है वो होता है भाषा अधिगम। तो बस देखिए यहीं से आपके पूरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अध्ययन में भाषा अधिग्रहण के अधिगम का मूलभूत पाठ क्या है, तो मूलभूत देखिए माध्यम क्या होगा कि हम क्या करें, सम्मुख रूप से क्या करें, वार्तालाप करें, प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करें, स्वतंत्र रूप से वार्तालाप करें, किसी विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर बैठकर वार्तालाप ना करें। यही क्या है, यही भाषा अधिग्रहण के अधिगम का क्या है, मूलभूत पाठ है कि प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाए। तो अब आप आराम से देख सकते हैं क्या ऑप्शन होगा आपका। देखिए प्रभा शुद्धता चा, क्या हमें मतलब जो मूलभूत माध्यम है वो ये है कि वहाँ प्रभा यानी कि उसकी जो स्पीड है शुद्धता की, हम उस पर ध्यान दें कि वो कितनी जो शुद्धता है और कितने प्रभा के साथ बोल रहा है, क्या ये मूलभूत माध्यम होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाषा अधिग्रहण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके शुद्धता प्रभाव पर ध्यान दें। ठीक है, शुद्धता की स्पीड पर ध्यान दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, भाषा या सामुख्यम, अब देखिए भाषा या सामुख्यम अर्थात इसका मतलब क्या है कि भाषा प्रत्यक्ष रूप से भाषा का प्रयोग करना, बिल्कुल यही आपका उत्तर होगा। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। शुद्धता वेगचा, देखिए वेग का मतलब भी क्या है, उसकी एक तरीके से शुद्धता के वेग को, तो देखिए मूलभूत माध्यम का मतलब ये है ही नहीं कि हम उसकी स्पीड पर ध्यान दें, उसकी शुद्धता पर ध्यान दें। अभी जो सबसे पहला मुख्य क्या है, मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि बच्चा क्या करे, बच्चा वार्तालाप करना सीखे, बच्चा बोलना सीखे, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से भाषा का प्रयोग करे। ठीक है, और लास्ट में क्या है, वेग उच्चारणम चा,
कि वेग के साथ उच्चारण पर ध्यान देना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो सबसे मूलभूत पार्ट होगा वो क्या होगा, भाषा या सामुख्यम, अर्थात भाषा को प्रत्यक्ष रूप से सीखना, स्वतंत्र रूप से सीखना। तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, मातृभाषाया संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति च समीचीना। देखिए क्या कह रहा है, मातृभाषा को अगर हम क्या करते हैं, किसी संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रयोग करने की दृष्टि से निम्नलिखित, जो अधोलिखित यानी कि जो नीचे दिए गए उक्ति हैं, जो कथन है, उनमें से क्या सबसे क्या है, सही है। आपको ये बताना है एक तरीके से, किसकी दृष्टि से, कि मातृभाषा को हम साधन के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इनमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। तो जब आप मातृभाषा को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो देखिए क्या होता है, एषा बालानाम अधिगमे चिंतने संप्रेषण च सहायम करोति। क्या अधिगम के चिंतन में संप्रेषण के लिए सहायक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखेंगे, तेषाम अर्थबोध प्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मक भूमिकां निर्वहति। क्या भाषा मतलब अर्थबोध की प्रक्रिया में मातृभाषा एक गुणात्मक भूमिका क्या करती है, निर्वाहित करती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखेंगे, शिक्षण विधिनाम विस्तार्थम मातृभाषा सहाय्यम करोति। मतलब शिक्षण विधि में क्या करती है, उसको विस्तारित अर्थ देने में मातृभाषा सहयोग प्रदान करती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए द्वितीय भाषाया उपेक्षाम कर्तुम मातृभाषाया सहायम करोति। तो बिल्कुल देखिए क्या होता है, जब भी अगर हम संसाधन के रूप में मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ जो दूसरी भाषा है उसकी हमें क्या करना चाहिए, उसकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए, और सबसे पहले क्या करना चाहिए, मातृभाषा को सहायक बनाकर उस दूसरी भाषा का क्या करना चाहिए, उस दूसरी भाषा का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी बालक की मातृभाषा को किसी अन्य भाषा का क्या नहीं बनाएंगे, बेस नहीं बनाएंगे, तब तक बालक दूसरी या किसी अन्य भाषा को सीख नहीं सकता। तो साधन रूपेण का मतलब ही है कि हम उसको क्या बनाएं, किसी नई भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा को साधन के रूप में प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या दिया गया है, प्राथमिक स्तरे बालकस्य भाषा विकासार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है और उसके भाषा विकास करना है, तो उसके लिए अब आप खुद सोचिए, आप एक होने वाले शिक्षक हैं, तो बिल्कुल आपको पेडागोजी इसी तरीके से सॉल्व करनी है कि आप शिक्षक हैं और आप क्या हैं, किसी कक्षा में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या निर्णय होगा। तो प्राथमिक स्तर में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है भाषा के विकास के लिए, क्या व्याकरण का ज्ञान देना सबसे उचित रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा भाषा के विकास के लिए, या फिर भाषा समृद्ध वातावरण, या फिर देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात हो रही है, या फिर भाषा समृद्ध वातावरण, उसे एक ऐसा वातावरण दिया जाए बच्चे को जहां पर क्या होता हो, जहां ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग होता हो। भाषा समृद्ध का मतलब है ऐसा वातावरण जहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भाषा का प्रयोग हो रहा हो, भाषा बोली जा रही हो, भाषा संबंधित क्रियाकलाप हो रही हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है देखिए भाषा या पाठ्य पुस्तकम, कि उस भाषा की पाठ्य पुस्तक लाकर आप रख देंगे तो क्या बच्चा भाषा सीख जाएगा, बच्चे की भाषा का विकास हो जाएगा। और तीसरा है बालकस्य आकलनम, भाई आकलन तो आप तब करेंगे जब बच्चा भाषा सीख लेगा। तो बताइए सबसे सही उत्तर क्या होगा प्राथमिक स्तर में बच्चे की भाषा विकास के लिए। देखिए सभी आप प्रयास भी करेंगे उत्तर बताने का, भाषा समृद्ध वातावरण, जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा कि भाषा समृद्ध वातावरण अगर हम बच्चे को देंगे तो सामान्य सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाषा सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट वन है, देखिए आपका क्या है, पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। देखिए पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, एक बालक की पूरी क्या होता है, एक बालक से उसमें पूरा ब्यौरा लिखा होता है बालक का। तो नॉर्मल सी बात है, तो वो क्या करेगा जब किसी बालक के बारे में एक संपूर्ण जानकारी है उसमें, तो वो क्या करेगा, स्वतः आकलनस्य, स्वतः ही उसका आकलन कर लेगा, शिक्षकालनस्य या फिर शिक्षक का आकलन होगा, उभय स्वतः आकलनस्य और शिक्षक। देखिए तो उसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दोनों का ही क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। वहाँ शिक्षक का भी आकलन हो जाएगा और शिक्षक का भी आकलन हो जाएगा। ठीक है, मतलब बालक का भी हो जाएगा और शिक्षक का भी हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है, वर्ग प्रहेलिका क्रीडा वर्धयते। वर्ग प्रहेलिका का मतलब है, देखिए क्या होता है, एक पहेली टाइप की होती है, उसको हमें सॉल्व करना होता है। छोटे छोटे ऐसे कोष्टक टाइप के बने होते हैं, उसमें कहीं कोई अक्षर लिखा होता है और कहीं मिसिंग होता है, इस टाइप की वर्ग पहेलिका होती है। तो जब वर्ग पहेलिका हम बच्चे को सॉल्व करवाते हैं तो उससे किस कौशल का उसका क्या होगा, विकास होगा, सबसे ज्यादा समझिए। जैसे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ का लिखा है या माँ लिखा है और ला लिखा है, अब बच्चे को सोचना है कि इन तीनों को जोड़कर क्या शब्द बनेगा, नॉर्मल सी बात है। तो किस कौशल का विकास हो रहा है, आप खुद जरा सोचकर देखिए कि अगर आप ऐसी पहेलियां उससे सॉल्व करा रहे हैं तो बच्चे के किसका ज्ञान होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा या फिर उसके लेखन कौशल का विकास होगा, शब्द ज्ञान का विकास होगा या साहित्य के अर्थ का विकास होगा। तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा कोशिश करेगा कि मेरा कौन सा शब्द बन रहा है, कौन सा शब्द मुझे यहाँ बनाना है, किसका ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञान के भंडार, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है बालक के, ठीक है, किस में वृद्धि होती है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए संभाषण कौशलस्य गतिविधे आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। देखिए संभाषण कौशल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। संभाषण करना मतलब कि एक दूसरे से क्या करना, अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, ये होता है संभाषण कौशल, ठीक है। अब इस गतिविधि के आकलन के समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी के बीच में संभाषण कौशल हो रहा है और हम उसका क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो निम्न में से वो कौन सा पहलू होगा जो आपके लिए आवश्यक नहीं होगा उस संभाषण कौशल की गतिविधि के दौरान। सोचकर देखिए कि आपके सामने क्या हो रहा है, कोई बालक हैं वो संभाषण कर रहे हैं और आप उनका आकलन कर रहे हैं, तो क्या बिंदु होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। ध्वनि नाम शब्दानाम उच्चारणम, आप ध्यान देंगे, आप मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वो कैसी ध्वनि कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है भाई। देखिए संभाषण का मतलब ही क्या है, हमें यही तो नोटिस करना है कि बच्चे ने क्या सीखा, वो कैसे क्या ध्वनि बोल रहा है, शुद्ध शब्द बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, कैसा उच्चारण कर रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जरा देखते हैं। संदर्भे अगतनाम शब्दानाम उचित रूपेण प्रयोग, अर्थात मतलब कि जिस विषय पे बात हो रही है उसी से रिलेटेड शब्दों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप इसकी जांच करेंगे, तो ये भी सही है। शब्दकोशस्य उपयोगा, क्या संभाषण के समय शब्दकोश का उपयोग करना आवश्यक होगा, बिल्कुल नहीं। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी, तो डिक्शनरी लेके बैठनी चाहिए क्या संभाषण के समय, बिल्कुल नहीं, यही उपयोग नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा कि शब्दकोश की कोई आवश्यकता नहीं है उसके उपयोग की, ठीक है। भाषणे स्पष्टता, बिल्कुल देखेंगे कि भाई उनके भाषण में स्पष्टता है या नहीं, बिल्कुल आवश्यक बिंदु है ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आवश्यक नहीं है बिंदु, शब्दकोशस्य उपयोग आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। भाषाया अक्षर ध्वनि संबंध स्थापनम द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। देखिए क्या कराया जा रहा है, बिल्कुल आपको जो प्रश्न दिया गया है उसे अपने भाषा में उसे अपने क्या कर लीजिए, परिवर्तित कर लीजिए और समझ लीजिए बस। अक्षर और ध्वनि के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है कि जो ध्वनि बोली जा रही है तो वही अक्षर हमें लिखना है, या जो अक्षर बोला गया है उसकी ध्वनि क्या है, उन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो जब ध्वनि और अक्षर के बीच में संबंध स्थापित होगा तो नॉर्मल सी बातें बताइए किसका अध्ययन करा रहे होंगे, क्या ये प्रत्यक्ष विधि है भाषा की, या शब्दिक विधि है, या समग्र भाषिक विधि है, या आंशिक भाषा विधि है। तो देखिए अक्षर और ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है या नहीं, तो कैसी विधि है, शाब्दिक विधि है। जैसे कैसे कराया जाता है, प्राथमिक स्तर पे हमने क्या बोला बच्चे को, का के बाद हमने उसे कहा माँ और फिर कहा ला। अब तीनों को हमने अक्षर और अक्षर के साथ ही उसको वैसी ही क्या लिखवाई, ध्वनि के साथ उसको वही अक्षर लिखवाया। अब हमने क्या कहा, इनको जोड़कर लिख दो भाई, तो क्या बन गया, कमल। तो किस विधि का प्रयोग हो रहा है, शाब्दिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जब भी अक्षर और ध्वनि के बीच में संबंध स्थापित किया जाए, मान लीजिए किस विधि का प्रयोग हो रहा है, शाब्दिक विधि का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, चलिए इसके बाद। पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमन इत्युक्ते। देखिए पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमन, यानी कि जब हम क्या करते हैं,
जब हम पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और चीज की क्या करते हैं, क्रियाकलाप करवाते हैं पाठ्य पुस्तक को छोड़कर। ठीक है, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, पाठ्य पुस्तक के बिना बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक के बिना अगर हम कोई काम करवाते हैं तो इत्युत उक्तते, तो क्या मतलब उससे एक तरीके से आप कह सकते हैं फायदा होता है। ठीक है, तो देखिए पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्री प्रबंधम पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा तथा बहिर्गमनम। अगला क्या है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञान में स्यात् पाठ्य पुस्तकात् बहिर्निर्गमन कृत्वा छात्राणां भारम अधिकम न वर्तते। मतलब देखिए ऐसा है, अगर आपने क्या नहीं करवाया है, आपने अगर बच्चे को क्या करा दिया है कि पाठ्य पुस्तक के बिना अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हम उसे क्या करा सकते हैं, पूरक पाठन सामग्रीणाम प्रबंधनम। जरूरी नहीं है कि हर में आप क्या करें, पाठ्य पुस्तक का ही प्रयोग करें, कभी हम उससे संबंधित पाठन सामग्री के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम ज्ञान दे सकते हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, उससे संबंधित पाठन सामग्री का प्रबंध करेंगे और उसके माध्यम से बालक को क्या करेंगे, उसका ज्ञान देंगे। ठीक है, ना कि हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक की उपेक्षा करेंगे, मतलब बुराई नहीं करेंगे। और तीसरा क्या था, देखिए कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही ज्ञान देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार आप बालकों को पाठ्य पुस्तक आधारित ही ज्ञान दें। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या था कि पाठ्य पुस्तकात् बहिर्गमन कृत्वा छात्राणां भारम अधिकम न वर्धयते। मतलब कि अगर हम ऐसा करते हैं कि पाठ्य पुस्तक के बिना अगर क्या करते हैं, अधिगम प्रक्रिया कराते हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या नहीं रहता, अधिक भार नहीं रहता। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो आपका क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, पठन सामग्री का प्रबंध कराकर क्या करनी चाहिए, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसे पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए शिक्षिका तृतीय कक्षायां विद्यार्थिनः एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशम ददाति। अर्थात एक मतलब शिक्षक जो है वो तृतीय कक्षा के विद्यार्थी को, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को एक क्या करते हैं, एनवेलप बनाने के लिए देते हैं। ठीक है, विद्यार्थी निर्देशस्य पालनम करोति। विद्यार्थी क्या करता है भाई, शिक्षक के आदेश का, निर्देश का पालन करता है। भाषा कक्षायाम एवं विधिम गतिविधि सहायम करोति। मतलब ये जो इस प्रकार की गतिविधि मैडम ने कराई है वो किसके विकास में क्या करेगी, सहयोग प्रदान करेगी। कि मतलब टीचर ने क्या कहा है, टीचर ने एक एनवलप बनाने के लिए क्या, मतलब एक तरीके से उसको क्रियाकलाप करने के लिए कहा है। ठीक है, एक मतलब एनवलप बनाए भाई बच्चा बैठ के, तो बताइए जरा क्या लेखन कौशल का विकास हो रहा है, मतलब बच्चा एनवलप बना रहा है और आप कह रहे हैं कि लेखन कौशल का विकास हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या संभाषण का प्रयोग हो रहा है, क्या दो बच्चे आदान प्रदान कर रहे हैं बातों का, नहीं, बिल्कुल ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या श्रवण कौशल का विकास हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। नेक्स्ट वन देखेंगे, तेषाम सृजनात्मकतया विकासे। बिल्कुल बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे नए ज्ञान का सृजन कर रहा है, बच्चे नए कौशल को सीख रहा है, कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात किसका विकास हो रहा है, सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। बच्चा नए ज्ञान का क्या कर रहा है, सृजन कर रहा है, नए ज्ञान को सीख रहा है। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए यहाँ आप सही करेंगे, यहाँ श्रवण कौशल नहीं है, जरूरी नहीं है, जो आपको आंसर देख रहे हैं वही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद जो आपको दिया गया है, चलिए नेक्स्ट वन यहाँ आपका प्रश्न आ जाएगा। देखिए ये रहा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। देखिए किसका नाम पूछा रहा है, बहुभाषावाद नाम किम। अगर मातृभाषा को आधार बनाकर अगर बहुभाषावाद कहा जाएगी, बहुभाषा किसका नाम है, तो निम्न ऑप्शन को पढ़कर आप बताइए जरा किसमें बहुभाषावाद की बात हो रही है, मातृभाषा को आधार बना के। क्या केवल मातृभाषा का अधिगम करना बहुभाषावाद कहलाता है, बिल्कुल नहीं। देखिए बहुभाषावाद का मतलब क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। किसी मातृभाषा को आधार बनाकर किसी अन्य भाषा का ज्ञान देना, अन्य भाषाओं को सीखना क्या कहलाता है, बहुभाषावाद कहलाता है। ठीक है, मातृभाषा आधार होगी, मातृभाषा के माध्यम से ही अन्य भाषा का क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया बहुभाषावाद कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, मातृभाषा
माध्यमेन अधिगमा, मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करना। तो भाई अधिगम करना किसका, जरा देखते हैं। अगला देखेंगे, चलिए देखिए फटाफट से। प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदनंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगे है। देखिए बिल्कुल सही, सबसे पहले क्या करेंगे, मातृभाषा का अधिगम करेंगे, उसके बाद अधिकानाम भाषाणाम योगेम, अधिक भाषाओं का उसके साथ क्या करेंगे, योग करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, पहले तो मातृभाषा सीखेंगे कि मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषाओं का योग करके अन्य भाषाओं को सीखेंगे। बिल्कुल यही बहुभाषावाद है, ठीक है। अनेक भाषाणाम विदेश भाषाणाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, अनेक भाषाओं या विदेशी भाषाओं का मातृभाषा के रूप में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी नई भाषा को आप अपनी मातृभाषा के सीखे बिना सीख नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद। विद्यालयित भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। तो देखिए विद्यालय में जो शिक्षा नीति चलती है वो हमारी त्रिभाषा सूत्रम शिक्षा नीति का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन और देख लेते हैं इसके बाद, या फिर आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा, और ऐसे ही हम लोग सीटेट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको कवर करेंगे यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।